2 सालों की अभूतपूर्व सफलता के बाद कंपटीशन कम्युनिटी लेकर आया है ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस, यानी जाने माने विषय विशेषज्ञों से पढ़ने का मौका, वो भी रायपुर शहर के बीचों बीच। तो जल्दी कीजिए, बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई का सही जवाब है आंसर ऑप्शन बी, यानी 1960 के दशक में। अब हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति जो है वो 1960 और 1970 के दशक में मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस जैसे देशों में अनाज उत्पादन में हुई उल्लेखनीय जो वृद्धि है उसको दर्शाता है। अब ये कैसे हुआ? तो हाइब्रिड वैरायटी के बीज इंट्रोड्यूस किए गए, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैराइटीज़, स्पेशली कहाँ पे? गेहूँ, फिर चावल और मेज़ यानी मकई में ये काम हुआ। फिर उसके बाद एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़, यानी कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के यूज़ से, के समावेश से। अब वो कहाँ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई? तो इरिगेशन में। फिर हेवी डोज यूज़ होता था केमिकल फर्टिलाइज़र से, इससे प्रोडक्शन बढ़ा और इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी है। हरित क्रांति के प्रमुख घटकों में शामिल हैं, अब इसके जो पॉइंट्स हैं वो होंगे, जो कृषि भूमि के तहत जो क्षेत्र आता है तो बढ़ाना। फिर हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, उसका उपयोग। फिर उसके बाद जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं यानी रासायनिक उर्वरक, उनका उपयोग। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं उसका एक्सपेंशन यानी सिंचाई का विस्तार। और डबल क्रॉपिंग, एक से ज़्यादा बार फसलें उगाना, जिसको डबल क्रॉपिंग कहते हैं वो। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर, आपका स्टेटमेंट नंबर 1 केमिकल फर्टिलाइजर्स करेक्ट होगा। दूसरा हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स, ये भी करेक्ट होगा। तीसरा इरिगेशन, ये भी करेक्ट होगा। और चौथा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये भी करेक्ट होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ई। हरित पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ई। अब ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो सब्सिडी है जो व्यापार को विकृत यानी डिस्टॉर्ट नहीं करती है। ये सब्सिडी जो होती है वो सरकारी वित्त पोषित होनी चाहिए, यानी सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, और उपभोक्ताओं का भार, उपभोक्ताओं पर इससे भार नहीं पड़ना चाहिए। फिर इसमें कोई भी मूल्य समर्थन शामिल नहीं होना चाहिए। फिर उसके अलावा ये विशिष्ट उत्पादों पर निर्देशित नहीं होता। फिर फसल पे नुकसान या बाजार टूटने के कारण जो किसानों को जो परेशानी होती है, उस परेशानी के लिए किसानों को सहायता दी जा सकती है प्रत्यक्ष आय समर्थन के रूप में। फिर उसके अलावा इस पे कोई सरकारी सीमा नहीं होती है, यानी कोई लिमिट्स नहीं है। अब इसके उदाहरण क्या हैं? जो सरकार जो सपोर्ट देती है, पर्यावरण संरक्षण, शोध निधि या निरीक्षण कार्यक्रम या घरेलू खाद्य सहायता, आपदा राहत, किसान प्रशिक्षण, इस सब के लिए जो सरकार प्रोग्राम चलाती है या जो खर्चे करती है वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आता है। आपका सही आंसर ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा ई। विश्व व्यापार संगठन की शब्दावली में हरित पेटी का अर्थ है। अब हरा जो है वो स्वीकृति का कलर होता है, परमिशन का कलर होता है, इसलिए वो ऐसी सब्सिडीज हैं जो परमिटेड होती हैं, जो स्वीकृत होती हैं। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो होगा ए। अब ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो होती हैं जो व्यापार को विकृत नहीं करती हैं, और इसलिए क्योंकि ये व्यापार को विकृत नहीं करती हैं, इसलिए इस पे कोई सरकारी सीमा भी लागू नहीं होती है। आपका सही आंसर ऑप्शन इस क्वेश्चन का है ए। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट, यह क्रांति उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग पर केंद्रित थी, यानी कि यह स्टेटमेंट हमारा सही है। हरित क्रांति को भारत में लाया गया था 1960 के दशक में, यानी कि 1960 का जो दशक था उस वक्त भारत में हरित क्रांति आया था। अगर हम बात करें आज़ादी के बाद में, भारत तो आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन उसके आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी समस्या आई थी भूखमरी, यानी कि भारत में खाद्यान्न की कमी। खाद्यान्न वस्तुओं की कमी होने की वजह से ही 1960 के दशक में जो था ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था, यानी कि हरित क्रांति लाया गया था। भारत को बहुत ज़्यादा बाहर से खाने की वस्तुएं खरीदना पड़ रहा था, यहाँ तक कि चावल, गेहूं जैसी वस्तुएं, महत्वपूर्ण वस्तुएं भी खरीदना पड़ रहा था। तो भारत की पैदावार को बढ़ाने के लिए ही 1960 के दशक में हरित क्रांति को लाया गया था। तो अगर हम बात करें हरित क्रांति के लाने की, तो इसमें ऐसी उन्नत किस्म के बीजों के पर केंद्रित था कि जिससे कि फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो पहला स्टेटमेंट हमारा इस
क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है, उपयुक्त बीजों का विकास कृषि वैज्ञानिक जॉर्ज हैरिसन के द्वारा में किया गया था। यानी कि अगर भारत में हम रिवॉल्यूशन की बात करें, ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो इसमें जो बीजों का उन्नत विकास किया गया था वो जॉर्ज हैरिसन के द्वारा नहीं बल्कि एम स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था, जिन्हें कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तीसरा स्टेटमेंट की, तो यह क्रांति केवल गेहूं से संबंधित था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गलत ही हो जाता है। आप पढ़ते के साथ ही इसे नेग्लेक्ट कर दोगे। तो यानी कि इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कि हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कहता है हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसके जनक का नाम दिया गया है, जिसमें कहा जाता है अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक है। अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाता भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसके जनक का नाम हो जाता एम स्वामीनाथन, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम स्वामीनाथन। लेकिन अगर हम ग्लोबल पे बात करें तो इसके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, जो कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, तो इसमें दिया हुआ है 1980 में प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है यह उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग पर केंद्रित था, यानी कि उस समय हरित ग्रीन रिवॉल्यूशन में ऐसे बीजों का उपयोग करना था, ऐसे बीजों पर रिसर्च किया जा रहा था जो कि ज़्यादा फसल को उत्पादित कर सके कम खर्चों पर। तो इस तरह से तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। हरित क्रांति के घटक हैं, तो इन चारों स्टेटमेंट में हरित क्रांति के पहला 3 स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, क्योंकि जब हरित क्रांति लाई गई थी तो हरित क्रांति लाने का अर्थ यही था कि किस तरह से खेतों में उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो इस तरह से खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक की तरफ जाया गया था इस क्रांति के तहत में। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। उन्नत किस्म के बीज का उत्पादन, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए बीजों की खोज की गई थी। तो इस तरह से दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। सिंचाई पे ध्यान दिया गया था हरित क्रांति के दौरान में, अगर उत्पादन को बढ़ाना है तो सिंचाई पे ध्यान देना ही होगा। इस तरह से तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट कहता है जैविक खाद। हरित क्रांति से पहले हम जैविक खाद तो यूज़ कर ही रहे थे, लेकिन हरित क्रांति जब आया तो किसी तरह से फसलों का उत्पादन बढ़ाना था। उत्पादन बढ़ा भी, लेकिन इनके उत्पादन में जैविक खाद का कोई रोल नहीं था, यानी कि हरित क्रांति में जैविक खाद का घटक नहीं था। तो इस तरह से चौथा स्टेटमेंट गलत है, और इस क्वेश्चन का जो राइट स्टेटमेंट है वो सी, यानी कि 1, 2, 3 राइट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। हरित क्रांति के प्रभाव के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन करें। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ। तो देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। इसने सामाजिक, आर्थिक के साथ पारिस्थितिक क्षेत्रों को प्रभावित किया है। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया क्यों गया था? फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है। इसके लिए क्या क्या यूज़ किया गया? उर्वरक को यूज़ किया गया, यानी कि रासायनिक उर्वरक यूज़ किया गया। नए किस्म के बीजों को बढ़ावा दिया गया, यानी कि रिसर्च किए गए। तो इसमें कहा जाता है सामाजिक, आर्थिक के साथ पारिस्थितिकी क्षेत्र को भी प्रभावित किया। सामाजिक क्षेत्र को प्रभावित किस तरह से किया? यहाँ पास फसलों का ज़्यादा उत्पादन होने लगा। ज़्यादा उत्पादन होने से यहाँ पास सामाजिक क्षेत्र में लोगों को सुविधा मिलने लगी, ज़्यादा सस्ते दाम पे फसल मिलने लगे। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। और आर्थिक, यानी कि लोगों के लागत से ज़्यादा आमदनी होने लगी। तो आर्थिक के साथ साथ में पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि रासायनिक उर्वरक के उपयोग के बाद में यहाँ पर उनकी उर्वरता शक्ति में कमी आने लगी। इस तरह से पारिस्थितिकी क्षेत्र को भी प्रभावित किया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है पारिस्थितिकी पर हरित क्रांति का सबसे भयानक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पारिस्थितिकी यानी कि रासायनिक उर्वरक यूज़ करने से खेतों में कीट मकोड़े जो होते थे उनका नाश होने लगा। तो इस तरह से पारिस्थितिकी पर हरित क्रांति का सबसे भयानक प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि उनकी खेतों की जो उर्वरता शक्ति थी उसमें भी कमी आई। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट कहता था इसने मृदा की उर्वरता शक्ति को प्रभावित नहीं किया। तो उर्वरता शक्ति को रासायनिक उर्वरक को यूज़ करने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो तीसरा स्टेटमेंट है वो इस क्वेश्चन का असत्य कथन साबित हो जाता है, क्योंकि इसने मृदा की उर्वरता को प्रभावित
बहुत हद तक किया रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो गलत स्टेटमेंट है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।